तो अब हम लोग देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, कैसे डीएनए को कट करता है, क्या प्रोसीजर होती है, उसी को हम लोग समझेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पहले पूरी डीएनए लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने के बाद ये रिकग्नाइज करता है कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जो रिकग्निशन साइट है, वो कहाँ पे है, और वहाँ पर जाकर के वो अटैच हो जाता है। तो रिकग्निशन साइट जो है वो क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फास्फेट बैकबोन। जो शुगर फास्फेट बैकबोन डीएनए की होती है उसी में रिकग्निशन साइट होता है, और किस फॉर्म में होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। तो उसमें एक चीज़ होना और ज़रूरी है कि जो रिकग्निशन साइट होती है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, तब फिर हम आगे की प्रोसीजर समझेंगे। तो जैसा कि पैलिंड्रोमिक का जो मतलब होता है वो ये होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन दोनों में कोई वर्ड अगर सेम मीनिंग आ रही है तब उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। जैसे एक वर्ड है मलयालम, इसमें MALYALAM है, अगर हमको इसको अपोजिट डायरेक्शन से रीड करें तब भी वही स्पेलिंग आएगी MALAYLAM। तो इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, इसमें सेम मीनिंग इसकी निकलती है, सेम जो है कि वर्ड्स आते हैं। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब यही होता है। लेकिन डीएनए में पैलिंड्रोमिक एक स्ट्रैंड पे ना होके दो स्ट्रैंड में इसमें लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो डीएनए सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है GAATTC है, तो सीक्वेंस यही सेम सीक्वेंस इस वाले स्ट्रैंड में अपोजिट डायरेक्शन में है GAATTC। यानी कि इस जो सीक्वेंस है वो तो सेम है, मगर ये इसमें जो सीक्वेंस है और इसमें जो सीक्वेंस है सेम होने के बावजूद वो अपोजिट है। इसमें इधर से पढ़ेंगे, इसमें इधर से पढ़ेंगे तो सेम आएगा। ऐसे डीएनए सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो ऐसे ही सीक्वेंस पर, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर एक्शन करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो बिल्कुल मिड में इसके वर्क नहीं करता, मिड से थोड़ा साइड में वर्क करता है, और जिस पॉइंट पर वो फर्स्ट स्ट्रैंड को कट करेगा उसी ठीक पॉइंट पर वो सेकेंड स्ट्रैंड को कट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस है GAATTC, तो यहाँ G और A के बीच में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कट लगा रहा है यहाँ पे। इस वाले में भी उसी पॉइंट पर लगा है, G और A के बीच में, किसी और जगह कटिंग नहीं हो रही है। तो जहाँ पे वर्क कर रहा है वो सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट तो है ही, इसके साथ साथ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के वर्क करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पेसिफिक सीक्वेंस हो वहीं पे वो काम करेगा, और दूसरा दोनों स्ट्रैंड पे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वर्क करेगा। इससे फ़ायदा क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये समझ लें हम। तो अभी आप ये देखिए, एक ये वेक्टर डीएनए है, ये एक फॉरेन डीएनए है, जिसको कि हमको इस वेक्टर डीएनए पे ऐड करना है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे जब ये यहाँ से कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये कट हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह का एक एंड बनेगा, ठीक है। तो ये एंड क्या होता है, इसमें इस तरफ देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ है। यहाँ पे जब एंजाइम कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से कट करता है, यहाँ से कट करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें भी जो अब यहाँ पे एंड बनेगा वो बनेगा स्टिकी एंड। तो एक जो स्ट्रैंड यहाँ पे जो एंड बन रहा है वो एक साइड में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ज़्यादा है जबकि दूसरी साइड में नहीं है, तो एक स्टिकी एंड जैसा बन जाता है। तो एक एंड ये बना, एक एंड ये बना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। तो आप जानते हैं जैसे इस तरह से है कि कोई एक है पार्ट यहाँ पे इस तरह से आया, एक दूसरा इसके ऊपर ऐसे आ गया, तो इस तरह से ये स्टिकी एंड दोनों डीएनए के ऊपर बन रहे हैं और दोनों के ऊपर ये आसानी से अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह का जो एंड बनता है जिसमें एक साइड पर तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जबकि दूसरी साइड पे नहीं है, तो ऐसे एंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो ऐसा स्टिकी एंड इस डीएनए पे भी बन रहा है और इस डीएनए पर, और बाद में ये दोनों बहुत ईजिली आपस में अटैच हो जाते हैं। तो स्टिकी एंड क्यों बना, इस सीक्वेंस की वजह से। और स्टिकी एंड का फ़ायदा क्या है कि वो एक अच्छा एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो स्टिकी एंड का बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है। अगर मान लीजिए ऐसे सीधे कट लगता तो उतना बाइंडिंग बढ़िया नहीं हो पाती, लेकिन इस तरह से जब स्टिकी एंड बनते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी और ये
एक मतलब सॉलिड बॉन्डिंग होगी जो कि इजीली डिटैच नहीं होगी, जैसा कि नॉर्मली बॉन्डिंग होती है उस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो जो हमारा अब ये बनेगा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। तो एक ये वेक्टर डीएनए ये है, फॉरेन डीएनए ये है, दोनों में स्टिकी इंड बने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया गया वो कौन सा है, इको आर फर्स्ट है। तो जैसा वायरस होगा, जैसा बैक्टीरिया होगा, उसके हिसाब से एंजाइम होता है, ये आप जान चुके हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया के बैक्टीरिया में डिफरेंट एंजाइम वर्क करते हैं और रिकग्निशन साइट पे वर्क करते हैं, स्टिकी इंड बनाते हैं, और स्टिकी इंड के बाद फिर ऐड होकर के बनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो आप समझ गए होंगे। पैलिंड्रोमी का मतलब हमने बताया कि बोथ डायरेक्शन में जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसको हम लोग पैलिंड्रोमी करते हैं। लेकिन नॉर्मली पैलिंड्रोमिक वर्ड आता है, जैसे कि ये मलयालम वर्ड है इस टाइप के वर्ड के लिए, लेकिन डीएनए में ये एक डीएनए स्ट्रैंड पे ना होकर दोनों स्ट्रैंड लेते हैं इसमें हम। तो इस तरह से जो हमारा कम्बिनेशन बनेगा वो रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा।